नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिम कॉर्बेट साहब की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैन ईटर टाइग्रेस ऑफ चंपावत, उसके उस फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको ये वीडियो। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मैं मालानी में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने पहली बार चंपावत की मैन ईटर टाइग्रेस के बारे में सुना और उसको बाद में जिसे चंपावत की आदमखोर बाघिन के रूप में ऑफिशियली मान्यता मिली थी। एडी नोल्स वो थे जिन्होंने इस क्षेत्र में एक बेहतरीन खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के मतलब एक ह्यूज जो उनका था भंडार, उसके बारे में मालिक के लिए इनको याद किया जाएगा। और दोस्तों कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि एडी नोल्स उन व्यक्तियों में से थे जो मतलब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। उनके पास हर चीज का एक बेस्ट कलेक्शन है। उनकी राइफल से की सटीकता और उसकी जो मारक क्षमता में बेजोड़ थी, जबकि उनके एक भाई भारत में बेस्ट शूटर थे, दूसरे भाई आर्मी में सबसे अच्छे टेनिस प्लेयर थे। इसलिए जब एडी ने उन्हें बताया कि उनके बहनोई दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी को सरकार ने चंपावत के आदमखोर को मारने के लिए नियुक्त किया है, तो यह मान लेना सुरक्षित था कि जानवर की गतिविधियों पर एक बहुत ही निश्चित अवधि लगाई गई है। लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से टाइगर नहीं मरा और 4 साल बाद जब मैं नैनीताल गया तो सरकार को बहुत चिंता हो रही थी। इनाम दिए गए, विशेष शिकारियों को काम पर लगाया गया और अल्मोड़ा के डिपो से गोरखाओं की टुकड़ियां भेजी गई। फिर भी इन उपायों के बावजूद मानव पीड़ितों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही थी। बाघिन जो कि एक ऐसा जानवर निकला, नेपाल से एक पूरे नरभक्षी के रूप में कुमाऊं में आई थी, जहां से नेपाल से उसे आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया की सीमा में खदेड़ दिया था। तब तक उसने 200 इंसानों को मार डाला था और कुमाऊं में 4 वर्षों के जो उसका कार्यकाल था, उसने जो वारदातें की थी, इस दौरान उसने इस संख्या में 234 और जोड़ दिए। मींस 234 प्लस 200 434 उसके टोटल शिकार हो गए। तो और दोस्तों ये तो ऑफिशियल जो डेटा है वो है, उससे कहीं ज्यादा तो कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं होगी। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि 434 ऑफिशियल है, तो कम से कम भी उसने 1000 लोगों को मारा होगा, क्योंकि बहुत से तो उसके जो वारदातें हुई थी वो रिपोर्ट भी नहीं हुई होंगी। कॉर्बेट के नैनीताल पहुंचने के कुछ टाइम बाद बर्थोड उनसे मिलने आए। बर्थोड जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे और जो अपनी जो दुखद मृत्यु के बाद हल्द्वानी में एक अज्ञात कब्र में दफनाए गए हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी लोग प्यार करते थे और उनकी रेस्पेक्ट करते थे। और इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि नरभक्षी ने उनके जिले में लोगों को कितना परेशान कर रखा है, इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगली बार किसी नरभक्षी के मारे जाने की खबर मिलते ही मैं तुरंत चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी। एक यह है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरुष कैंसिल किए जाएं और दूसरी है कि जो विशेष जो स्पेशल शिकारी इस बाघिन को मारने के लिए बुलाए गए हैं और जो रेगुलर शिकारी हैं वो वापस लिए जाएं। इन शर्तों के को रखने के पीछे कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मेरे पास कोई ठोस इनके लिए व्याख्या नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि कोई भी शिकारी जो है वो एक इनामी शिकारी के रूप में पहचान या मान्यता मिलने से उसको ठीक नहीं लगेगा। और शिकारी इसीलिए भी चिंतित होंगे कि मतलब कहीं उनकी गोली एक दूसरे को ही ना लग जाए बाघिन को लगने के बजाय। तो ये शर्तें मान ली गई और 1 हफ्ते बाद बर्थोंड ने सुबह सुबह कॉर्बेट साहब से मुलाकात की और उन्हें बताया कि रात में डाक रनर ने खबर दी कि देवीदुरा और धूना घाट के बीच पाली नाम के गांव में मैन ईटर टाइगर ने एक लेडी को मार दिया है।
तो जल्दी चलने के लिए शुरू होने की उम्मीद में कॉर्बेट साहब अपने कैंप का सामान ले जाने के लिए 6 लोगों को नियुक्त करते हैं और नाश्ते के बाद निकलकर सबसे पहले दिन तक वो 17 मील की यात्रा तय की उन्होंने। अगली सुबह मोरनोला से नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा देवीदुरा में रात बिताई और अगली शाम पाली पहुंच गए, महिला की हत्या के 5 दिन बाद। गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, मतलब उस गांव की जनसंख्या लगभग 50 थी, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और जबकि जब कॉर्बेट साहब वहां पहुंचे तो सूरज अभी उगा हुआ था, मतलब अस्त नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने पाया कि पूरी आबादी घरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे थी। और जब उनके आदमियों ने आंगन में आग जलाई और चाय पीने के लिए वो बैठे, तब तक यहाँ वहां सावधानी से दरवाजे खोले गए और भयभीत जो डरे हुए लोग थे वो बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि 5 दिनों से कोई भी व्यक्ति अपने घर के दरवाजे से आगे नहीं गया है और जो उनका जो प्रेमिसेस थे, मतलब उनके जो घर का जो रास्ता था वहाँ बिल्कुल गंदगी हो रखी थी। इस कथन की मतलब सत्यता की गवाही दे रही थी कि भोजन की कमी हो रही है और यदि उस बाघ को नहीं मारा गया या भगाया नहीं गया तो लोग भूख से ही मर जाएंगे बाघ इनके मारने से पहले। तो यह बात तो स्पष्ट थी कि बाघ अभी भी आसपास ही था। 3 रातों से उसे सड़क पर घरों से 100 गज की दूरी पर गुर्राते हुए सुना गया था और उसी दिन उसे गांव के निचले छोर पर खेतों की जमीन पर देखा गया था। और दोस्तों, वहां पर गांव के मुखिया ने बड़ी खुशी से कॉर्बेट साहब को एक कमरा दे दिया, क्योंकि वो 8 लोग उसमें रहते थे और उसका एकमात्र दरवाजा गंदे आंगन में खुलता था। इसलिए कॉर्बेट साहब ने खुले में रात बिताने का फैसला लिया। रात के खाने के लिए कुछ खाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे आदमी कमरे में एकदम सुरक्षित रूप से बंद हो गए हैं और मैंने खुद सड़क किनारे एक पेड़ की तरफ पीट करके जगह ले लिया है। गांव वालों ने बताया कि बाघ इस सड़क पर घूमता रहता है और चूंकि पूर्णिमा का दिन था तो चांद पूरा होने वाला था, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं पहले उसे देख लूंगा तो उसे गोली मार सकता हूँ। तो मैंने शिकार की तलाश में जंगल में कई रातें बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने एक मैन ईटर की तलाश में एक रात बिताई थी। मेरे ठीक सामने सड़क की लंबाई चांद की रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन दाईं और बाईं ओर लटकते पेड़ों की छायाएं काली थी। और जब रात की हवा शाखाओं को हिलाती और छायाएं हिलती थी तो मैंने 1 दर्जन बाघों को मेरी ओर बढ़ते देखा और मुझे उस आवेग पर बहुत पछतावा हुआ जिसने मुझे खुद को नरबख्शी की दया पर छोड़ दिया था। मतलब खुले में रात बिताने के फैसले पर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, क्योंकि अब वो पूरी तरह मैन ईटर की दया पर निर्भर हो गए थे। तो मैंने स्वयं के लगाए गए कार्य को करने के लिए बहुत डरा हुआ था और ठंड के साथ साथ डर से भी दांत किटकिटाते हुए लंबी रात में पूरी रात बाहर ही बैठे रहे। जैसे ही मतलब हल्का उजाला मतलब बर्फीली पर्वत की चोटियों को रोशन कर रहा था, जिसका कि कॉर्बेट साहब देख रहे थे, तो मैंने अपने सिर को अपने घुटनों पर टिका दिया और इसी स्थिति में मेरे आदमियों ने 1 घंटे बाद मुझे गहरी नींद में सोते हुए पाया। बाघ के बारे में मैंने न तो कुछ सुना था और ना ही कुछ देखा था। गांव में आकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जिन्हें मैं देख सकता था कि वे इस बात से बहुत हैरान थे कि मैं रात भर जीवित रहा, ताकि वे मुझे उन जगहों पर ले जाएं जहां गांव के लोगों को समय समय पर मार दिया गया था, लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। आंगन से उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याए हुए थे। आखिरी हत्या जिसके कारण मैं उस स्थान पर आया था मुझे बताया गया था गांव के पश्चिम की ओर पहाड़ी के जो शोल्डर के आसपास हुई थी। और दोस्तों, 20 के करीब जो लेडीज थी वो उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला की हत्या के समय जो मतलब पेड़ों के पत्ते, ओक के पेड़ के पत्ते काटने गई थी, वो उस घटना के बारे में कॉर्बेट साहब को बताने के लिए काफी
एक्साइटेड थी। तो उनकी बातों से कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ग्रुप 2 बजे से पहले निकला था और जब वो आधा मील चलने के बाद पत्ते काटने के लिए सभी की सभी पेड़ों पर चढ़ गई। पीड़ित और जिस जिस लेडी को बाघिन ने मारा था और उसने और 2 अन्य महिलाओं ने एक ravine के किनारे उगने वाले एक पेड़ को चुना। तभी बाघ जो मतलब छुपते छुपाते हुए उस पेड़ तक पहुंचा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उस लेडीज के पैर पकड़ लिए उसने, और लेडीज ने जो ब्रांच थी उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी जिस पर वह खड़ी थी। और दोस्तों बाघिन उस महिला को खींचकर रवीन में ले गई। रवीन मतलब पहाड़ी नाला होता है। तो उसने उसका पैर छोड़ दिया वहां ले जाकर, और जब वो लेडी उठने की कोशिश करने लगी तो उसने उसका गला पकड़ा और उसे चोक करके मार दिया और वह रवीन से किनारे से उछली और उसे लेकर एकदम घने जंगल में गायब हो गई। यह सब पेड़ पर बैठी 2 महिलाओं से कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ था। पूरी मतलब ग्रुप था उसने इसको देखा था। जैसे ही बाघ और उसका शिकार मतलब वो लेडीज जिसको बाघ ने मारा था उनकी आंखों से ओझल हुए तो महिलाएं डरी हुई गांव की ओर भागी। पुरुष जो थे अभी दोपहर का खाना खाने खेतों से आए थे और जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो मतलब उन्होंने एक बीट ऑर्गेनाइज की। मतलब बीट मतलब दोस्तों घर से उनको जो कुछ भी हाथ में लगा बर्तन या कुछ भी पीपे वगैरह डब्बा जो कुछ भी मिला जिससे वो बजाकर शोर कर सके वो लेकर जिसके जो हाथ आया उसको लिया और पुरुषों को आगे और महिलाओं को पीछे दौड़ाया और फिर उस रवीन के पास पहुंचकर जहां पर महिलाओं को मारा गया था आगे क्या, यह महत्वपूर्ण बहस में था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी बाघ ने 30 गज दूर झाड़ियों में से एक जोरदार रोरिंग की और उनकी जो ग्रुप ने जो कार्रवाई करने की सोच रहे थे उसको बाधित कर दिया और एक बाघिन की दहाड़ सुनकर पूरा ग्रुप वापस से मुड़ा और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। और जब उनकी सांस में सांस आई तो सब वहीं रुककर एक दूसरे पर भगदड़ मचाने और सबसे पहले भागने का आरोप लगाने लगे। और ये शब्द तब तक बढ़ते रहे कि जब तक यह नहीं आया ये आइडिया कि अगर डरते नहीं तो क्या करते, वे सभी उतने ही बहादुर हैं जितना वे दावा करते हैं, तो क्यों न वापस जाकर बिना समय गंवाए महिला को बचा लिया जाए। और उसको स्वीकार कर लिया गया और हर ग्रुप खड्ड तक पहुंच गया। इसके बाद तीसरी बार में एक व्यक्ति जिसके पास एक बंदूक थी उसने गोली चलाई तो बाघ दहाड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर आया और इसके बाद बचाव करने का प्रयास पूरी तरह छोड़ दिया गया। और जब कॉर्बेट साहब बताते हैं कि मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने अपनी गोली हवा में चलाने के बजाय झाड़ियों में क्यों नहीं चलाई, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और यदि गलती से वह उसे गोली मार देता तो निसंदेह वो उसे भी मार देता, मतलब उस इंसान को। उस सुबह 3 घंटे तक कॉर्बेट साहब गांव में घूमते रहे और बाघ से मिलने की उम्मीद और डर दोनों से उनका मन भरा रहा। घने जंगल वाली एक जगह पर जब मैं झाड़ियों के किनारे से गुजर रहा था तो एक खलीज फिजेंट का एक झुंड चीखता हुआ बाहर निकला और मुझे लगा कि मेरा दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया है। मेरे आदमियों ने मेरे खाने के लिए अखरोट के पेड़ के नीचे जगह साफ कर दी थी और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझे गेहूं की फसल कटने के दौरान पहरा देने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मौजूदगी में फसल नहीं काटी गई तो वह बिल्कुल भी नहीं काटी जाएगी क्योंकि लोग अपने घरों से निकलने में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आधे घंटे बाद गांव की पूरी आबादी आदमियों की मदद से कड़ी मेहनत में जुट गई जबकि मैं भरी हुई राइफल के साथ पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेतों में फसल
कट चुकी थी, केवल 2 छोटे खेत बचे थे, घरों के पास ही थे, जिसके बारे में मुखिया कहा कि अगले राउंड में या अगले दिन उन्हें इन खेतों के काटने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गांव की स्वच्छता की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ और मेरे विशेष उपयोग के लिए एक दूसरा कमरा भी मुझे दे दिया गया था। और उस रात हवा आने जाने के लिए तथा नरबख्शी को बाहर रखने के लिए दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर मैंने पिछली रात की खोई हुई नींद भी पूरी कर ली थी। मेरी उपस्थिति से लोगों में नया उत्साह भर गया था और वे ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रहे थे, इसलिए आराम से घूम पा रहे थे। लेकिन मैंने अभी तक उनका इतना विश्वास नहीं जीता था कि मैं जंगल घुमाने के अपने अनुरोध को फिर से उनको दोहरा सकूं, जिसे मैं ज़्यादा महत्व देता था। ये लोग मीलों तक की ज़मीन के हर फुट को जानते थे, हर एरिया को जानते थे। अगर वो चाहते तो मुझे दिखा सकते थे कि मुझे बाघ कहाँ मिल सकता है, या किसी भी मामले में जहाँ मैं उसके पैरों के निशान देख सकता हूँ। यह एक फैक्ट था कि नरबख्शी बाघ ही था, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि जानवर जवान था, बूढ़ा था, नर था या मादा थी। कॉर्बेट साहब को उन लोगों से संपर्क करने के बाद ही उसमें मिल सकती थी और उससे वो उसके पैरों के निशानों की जांच करके पता लगा सकते थे। उस सुबह चाय पीने के बाद कॉर्बेट साहब ने घोषणा की कि मुझे अपने आदमियों के लिए मीट चाहिए। गांव वालों से पूछा कि क्या वो मुझे बता सकते हैं कि मैं घोरल मतलब पहाड़ी बकरी को कहाँ मार सकता हूँ, या मुझे वो कहाँ मिल सकती है। गांव पूर्व और पश्चिम की ओर फैली एक लंबी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। जिस सड़क पर उन्होंने रात बिताई थी उसके ठीक नीचे पहाड़ी उत्तर की ओर घास की ढलानों की एक श्रृंखला में चढ़ाई खड़ी से उतरती थी। तो उनको बताया गया कि इन ढलानों पर घोरल बहुत ज़्यादा हैं। गांव में से कई लोग अपनी इच्छा से उन्हें वो घोरल वाली जगह दिखाने के लिए आगे आए और उनमें से कॉर्बेट साहब ने 3 लोगों को अपनी इच्छा से चुना और निकल पड़े। और मुखिया ने उनको जाते समय कहा कि अगर आपको घोरल उतनी ही मात्रा में मिले जितना कि उन्होंने बताया था, तो मैं अपने आदमियों के लिए एक मारने के अलावा उनके गांव के लिए भी 2 को मारूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी आगे, वैसे वैसे और भी इंटरेस्टिंग मोड पे आती जाएगी। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।